तो क्लास 11 का आपका आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको ध्यान से समझेंगे आप सब। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक मेटल होता है। सबसे पहले हमें मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। अल्कली मेटल्स, ठीक है। अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करता हूं तो अल्कली मेटल्स हमारे पास हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रेंडशिप रेडियो एक्टिव है, उसको छोड़ो। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। बेटे जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो साइज जो है वो इंक्रीज करता है। साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जब साइज इंक्रीज करता है तो यहां पे देखो, मैं सीजियम की बात और लिथियम को कंपेयर करता हूं। लिथियम सबसे पहला एलिमेंट था और सीजियम सबसे लास्ट एलिमेंट था। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। लिथियम का साइज इतना सा है और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। मैं मान लेता हूं सीजियम का साइज इतना सा है, ओके। यहां पे न्यूक्लियस है सेंटर में और ये मान लेते हैं यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर भी अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, और यहां पर भी अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। कौन सी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी? वो वाली ये वाली अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी क्योंकि साइज छोटा है। इसका मतलब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहोगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रांग। लेकिन अगर आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा तो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं लगेगी क्योंकि इसका साइज क्या है? बड़ा। क्लियर हो गया? और जिसका इलेक्ट्रॉन जल्दी आसानी से बाहर निकल जाता है वो एक अच्छे मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं उसको हम। तो बताओ किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा? सीजियम का। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए। मैंने आपको बहुत से एटॉमिक मॉडल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। अगर उसको आप वहां से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नली क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल सकता है, ठीक है। और कितनी एनर्जी आप देते हो, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है मैं आपको बता दूं। एक ऐसी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव बैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इतनी एनर्जी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम फॉर्म करने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, पहले मैं आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझाता हूं एक बार। सोडियम मेटल जो होता है ना उसका 2, 8 और 1 होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा होता है। ये चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है इसमें। तो ये पहले सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। जब हम इसको एनर्जी देते हैं, कौन सी एनर्जी देते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी? सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब सोडियम कौन सी स्टेट में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अभी भी इसकी कन्फिगरेशन है 2, 8 एंड 1। अब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस वाला रिमूव करवाओगे। अब आप इसको दोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या दोगे? मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये बन जाएगा Na। और चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस। अब ये हो जाएगा 2 एंड 8। समझ में आया? अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस। लेकिन अब ये कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। अब मैं आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताता हूं। बेटे मैक्सिमम ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां से यहां तक है ना, मैक्सिमम आपको ये बताया जाता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। बट वो गलत है। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गैसियस एटम। क्योंकि आपने गैसियस एटम का इलेक्ट्रॉन लॉस कराया, ना कि सॉलिड का। तो गैसियस एटम से बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे आपको गैसियस कैटायन मिलता है। समझ में लगा? तो क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? किसी भी गैसियस न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है या आइसोलेटेड है? बात समझ में लग रही है? 3 लफ्ज में एक साथ बोलूंगा। ये न्यूट्रल है, आइसोलेटेड मतलब सिर्फ सोडियम ही है, और ये गैसियस भी है। तो न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसियस एटम में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करवाते हैं आप लोग तो कितनी एनर्जी वहां पे आप प्रोवाइड करते हैं?
दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा जब लॉस होगा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा जब लॉस होगा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और याद रखेंगे जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा पहली वाली से ज्यादा होती है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तीसरा निकालने के लिए और भी ज्यादा चाहिए होती है। समझ में लग गया? ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कांसेप्ट। तो जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं अल्कली मेटल्स में तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना आसान होता जा रहा है, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? कम हो गई। समझ में लगा ना? जब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया है। ओके, निकलेगा कैसे? लेकिन जब हम क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी। एनर्जी, वो एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। ओके, यही कंसेप्ट हम यहां पे लगा रहे हैं कि मेटल जो होते हैं जब हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस करते हैं। समझ में लगा? मेटल जो होते हैं जब हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। लेकिन सारे मेटल को बराबर एनर्जी नहीं चाहिए होती है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। जिसका साइज बड़ा होगा उसको कम और जिसका साइज छोटा होगा उसको ज्यादा। बात समझ में लग गई? तो सीजियम का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। आगे मैं बात करूंगा सीजियम को सोलर वॉचेस में डाला जाता है, क्यों डाला जाता है अभी आगे बात करेंगे। पहले हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है? आपको ये समझ में लग गया ना मेटल की प्रॉपर्टी की? मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। कब लॉस करते हैं? जब उनको हम आयोनाइज करते हैं, मतलब उनको आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है ना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ना, अभी इसको देखेंगे आपने, देखना ध्यान से। हमने क्या किया? एक मेटल का पीस लिया, ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया ये मेटल का पीस है। हमने इसमें इंसिडेंट रेडिएशन डाली, लाइट डाली। इसमें क्या डाली? लाइट। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन था मेटल में, मैंने ये मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसको एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके आगे चला गया, मूव कर गया, ठीक है ना? और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो जिस स्पीड से वो गया दैट्स द काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। इसका मतलब आपने लाइट दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आगे चला गया। समझ में लगा बेटे? मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, बाहर निकल गया। कैसे निकला? जब आपने उसको क्या प्रोवाइड की? इंसिडेंट लाइट। लाइट में क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E = h²। आपने इतनी एनर्जी उसको दी कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर चला गया। ओके, अब इसी डायग्राम पे भी यही बताया मैंने क्या किया? यहां पे एक मेटल की सरफेस लगाई, ओके, और यहां से इंसिडेंट रेडिएशन इसके ऊपर डाली। इस इंसिडेंट रेडिएशन में भी एनर्जी है, E = h²। जैसे ही ये इंसिडेंट रेडिएशन इस मेटल को स्ट्राइक करी होगी तो इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक रेगुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। कब तक? जब तक हम उसको एक्सटर्नली बैटरी नहीं प्रोवाइड करेंगे। हमने उसको यहां पे बैटरी लगा दी तो इलेक्ट्रॉन एक रेगुलर सीक्वेंस में फ्लो करना स्टार्ट कर गए। आगे हमने डिटेक्टर लगा दिया और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। बेटे इस सर्किट का कंप्लीट होना कैसे पता चला? एमीटर करंट को मेजर करके बताता है। हमें पता चलेगा इसमें हमें कितनी करंट इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। बात समझ में लग रही है ना? अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो हमें लगता है कि मेटल में से कुछ भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि सर्किट बीच में तो मैंने कोई वायर नहीं ना लगाई है। तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? हाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? मेटल की सरफेस से। और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे आए? जब हमने उसको क्या प्रोवाइड की? करंट नहीं प्रोवाइड की, जब हमने उसको इंसिडेंट लाइट प्रोवाइड की। लाइट ने मेटल को स्ट्राइक किया, मेटल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। बात समझ में लग रही है? एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल रहे हैं ना, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से ये मेटल में से बाहर निकले हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं मेन बात पे। ये तो थी कहानी, ठीक है, कि भाई लाइट आएगी, मेटल को स्ट्राइक करेगी, मेटल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर वो मूव होगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में और हमको करंट मिलेगी। समझ में लगी? तो हमने लाइट की वजह से करंट बना जो है वो प्रोड्यूस कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम यहां से लाइट डाल रहे हैं जो इसके ऊपर, क्या हर लाइट इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है? मेरी बात अभी ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये मेरा एक पेन है, ओके, और ये इसकी क्या?
ठीक, इस कैप को मैं बाहर निकालना चाहता हूं यहां से। ओके, तो मैं इसको एनर्जी दूंगा। सपोज ये मेटल है, ये क्या है, और मेरा हाथ है लाइट। अब लाइट आई इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकलना है, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन है। ये लाइट आई इसके ऊपर पड़ी, लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि जो आपने लाइट डाली है उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। समझ में लग रही है बात? फिर आपने दोबारा लाइट दी, अभी भी नहीं निकला। इसका मतलब क्या है? अभी भी उस लाइट में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल सके। फाइनली क्या हुआ कि आपने लाइट दी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसका मतलब अभी आपने कितनी एनर्जी दी? ज्यादा। कितनी ज्यादा? एक कम से कम इतनी एनर्जी दी कि जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। बात समझ में लग रही है मेरी? कितनी एनर्जी अभी आपने इसको दी? जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। ओके, इसका मतलब ये हुआ एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एच न्यू। एच न्यू होगी टोटल एनर्जी जो आपने दी, जो आपने दी। ये क्या है? एच न्यू वो है जो लाइट के अंदर एनर्जी थी। इसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। मतलब जो रेडिएशन मेटल की सरफेस पे पड़ रही है ना, उसकी एनर्जी एच न्यू है। ओके, इट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट क्या है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या है बेटे? ये आपके लिए नया वर्ड है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी काम को करने के लिए कम से कम अमाउंट जो होता है वो चाहिए होता है। किसी भी काम को करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम को करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए है, दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये पेन है, इसकी कैप को खोलने के लिए मुझे कम से कम जितनी एनर्जी लगी, दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। समझ में लगा? मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। अभी भी बोल रहा हूं, सुन देखना, मैं फिर से बोल रहा हूं। आवाज आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मेरी जो मैं बोल रहा हूं उसकी एनर्जी इतनी नहीं है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं, यहां पे इसको ग्लास मान लेता हूं, शीशा मान लीजिए, ठीक है, इसको मैं तोड़ना चाहता हूं, ऐसे करके मार रहा हूं, लेकिन मैं 3 साल से ऐसे ही मार रहा हूं, ये टूटा नहीं अभी तक। क्यों? क्योंकि जिस एनर्जी से मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, टूटने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी मैं इसको दे ही नहीं रहा हूं। बात समझ लग रही है ना? तो किसी भी काम को कम से कम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो अगर आपने यहां से एनर्जी डाली, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन आप कर क्या रहे हो? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल में से कम जितनी एनर्जी लगेगी वो कितनी है? एच न्यू नॉट। समझ में आया? एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से समझिएगा, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। इसका मतलब क्या है? आपने टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एग्जांपल 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और आपने 50 की ही दी, तो क्या होगा? जैसे इस पेन के ढक्कन को खुलने के लिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और आपने 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी दी, तो क्या होगा? क्यों नहीं खुलेगा? खुलेगा नहीं। तेरे को यहां से धक्का देके बाहर निकालने के लिए मुझे 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और मैंने उतनी दी, तो क्या होगा? धक्का लग जाएगा ना? लगा दो। अगर ये पेन है और इसका ढक्कन बाहर, इसका ढक्कन खोलने के लिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही प्रोवाइड करी मैंने, तो क्या होगा? खुल जाएगा। लेकिन खुलने के बाद आगे नहीं जाएगा, जस्ट खुलेगा। बात समझ में लग गई? तो ये मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट भी किया और आगे भी मूव किया है, इसका मतलब आगे कैसे जाएगा अब वो देखना आपने। अब वापस आ जाओ, एग्जांपल मेरी सुनिए, जो मैंने अभी आपको ग्लास वाली एग्जांपल दी थी, उसको मान लेते हैं। ग्लास को टूटने के लिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी, और आपने 40 की दी। देखो, ग्लास को टूटने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 50। एग्जांपल है, एक्चुअल नहीं है। 50 चाहिए और आपने 40 की दी, ये दी 40 की, टूटेगा ये? नहीं टूटेगा। 41, 42, 50 क्रैक्स पड़ गए, टूट गया। 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होगा? टूटेगा पहले,
क्या 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थ्रेशोल्ड एनर्जी है? कितनी है वो? 50 और 350 बच गई, 350 बच गई। तो 350 क्या करेगी? जो पार्टिकल होगा उसको आगे ले जाने में हेल्प करेगी, उसको काइनेटिक एनर्जी देगी। समझ में लगा? क्या देगी उसको? Kinetic। जैसे मैं बोलता हूँ ये आपके पास एक मेटल था, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालने के लिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए और आपने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, तो क्या होगा? 50 यूज हो जाएगी बाहर निकलने के लिए, प्लस 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये आगे भी जाएगा। बात समझ में लग रही है ना? इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आगे जा रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ जा रहे हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ही ये इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं। समझ में लगा या नहीं? अभी देखो मैं ये फॉर्मूला कंप्लीट करूंगा। तो h nu इक्वल्स टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया ये क्या है ये फॉर्मूला? इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। देखो इस फॉर्मूले को एक इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फर्स्ट यहां पे h न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कि आपने जो रेडिएशन यूज करी उसमें से आपको टोटल एनर्जी कितनी मिली? h न्यू नॉट। h न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को कम से कम चाहिए बाहर निकलने के लिए। समझ में आ रहा है? ओके। और के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मेटल में से उस इलेक्ट्रॉन की आगे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। समझ में लग गया ना ये आपको? अब देखो अगर मैं सिंगल बात करूं, यहाँ पे न्यू क्या चीज है? न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। तो न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे आएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो ये h न्यू क्या था? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो न्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। और ये वाला न्यू क्या होगा? न्यू नॉट। ये क्या था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में लगा? अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? पक्का? देखो ना बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जैसे मैं मान लूं ये फॉर्मूला, अब मैं आपको ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा इसको मैं एक बार प्रूव करके बताता हूं। मान लीजिए कि पेन वाली एग्जांपल सबसे बेस्ट रहती है ना? मान लीजिए ये पेन है, दूसरा ले लेता हूं। ये पेन है, इसके ढक्कन को खुलने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए है। और जो एनर्जी चाहिए होती है वो ये वाली होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ना जो चाहिए होती है। कितनी चाहिए? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपने प्रोवाइड की 100। आपने कितनी प्रोवाइड की? 100। तो फॉर्मूला था h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। चाहिए कितनी थी? 100। आपने कितनी प्रोवाइड करी? 100। मतलब ये दोनों एनर्जीज उस समय क्या है? बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी होगी उस टाइम? नहीं होगी, क्योंकि 100 की ही चाहिए थी बाहर निकलने के लिए। आपने तो जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूं तो 400 क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। तो अब क्या आप इस फॉर्मूला से काइनेटिक एनर्जी निकाल नहीं सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? यही जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी बेटे? बोलिए। h न्यू माइनस h नॉट। सिंपल। कि जो आपने एनर्जी दी, ये कौन सी एनर्जी है? जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं रेडिएशन की हेल्प से। और ये कौन सी है? जो उसको चाहिए है बाहर निकलने के लिए। तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे आपको मैंने दुकान पे भेजा, ये लो 100 रुपीज, 10 समोसे लेके आओ। हाँ, आप चले गए दुकान पे खुश होके कि 8 रुपए का समोसा मिलेगा। ठीक, आपने लिए सोच रहे मुझे कुछ मिलेगा। आपने लिए 10 समोसे और 10 रुपए का एक था। तो क्या हुआ? जितने पैसे मैंने आपको दिए थे उतने लग गए और आपको कुछ भी
नहीं मिला और आपकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, आप वहीं पे बैठ गए क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला। बात समझ में लग रही है? लेकिन आपने लिए नहीं थे अभी, लेकिन आपने वापस कर दिए, फिर आप दूसरी दुकान पे चले गए, वहां पे 8 रुपए का मिल गया, फायदा हो गया ना? कितने रुपए का फायदा हो गया? 20 रुपए का फायदा हो गया, खुश हो गए आप, मैं भूल चुका हूँ, है ना? तो 20 रुपीज आपको मिल गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, क्योंकि चाहिए कितने थे? 80 और मैंने दिए कितने थे? 100 और बचे कितने? 20 और वही 20 जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में लगा आप लोगों को? अच्छे से समझ में आया ना? तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब हम किसी मेटल के ऊपर रेडिएशन डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऐसा होता है क्या? हम मेटल के ऊपर रेडिएशन डाले, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा हो सकता है? या कोई एक कंडीशन मुझे यहाँ डालनी है? कौन सी? थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं डालनी पड़ेगी। जब हम किसी मेटल के ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो उस रेडिएशन में कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, और उस कम से कम एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। समझ में लगा? व्हेन द लाइट हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी आर ग्रेटर, या तो उससे ज्यादा, देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। समझ में लगा? क्या इससे फर्क पड़ेगा कि इसके ऊपर मैंने 1000 रेडिएशंस डाल दी? एक बार मैं यहाँ पे 1000 रेडिएशन डाल रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही रेडिएशन डाल रहा हूँ, तो बताओ कौन सी केस में इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा निकलेंगे? नहीं, मैं बोलता हूँ एक वाली में निकलेंगे। मैं बोलता हूँ 1000 वाली तो थी, लेकिन उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही नहीं थी, तो निकल सकता है क्या इलेक्ट्रॉन? तो ये कंडीशन जरूरी है ना, पता होना चाहिए। व्हेन द रेडिएशन हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, मैंने बोला कि अगर मैं इस मेटल के ऊपर 1000 रेडिएशन डालता हूं और एक बार सिर्फ एक ही रेडिएशन डालता हूं, तो कौन से केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना एनर्जी की, रेडिएशन की जो है, जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी कितनी। अगर उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो ही तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, एक बार आपको पढ़ाने के लिए 100 टीचर्स की टीम आई और एक बार सिर्फ मैं आया, तो कौन सी बार आपको ज्यादा समझ में आएगा? ऐसे आप कैसे कह सकते हो सकता है वो सारे के सारे केमिस्ट्री के टीचर हो। अगर आप बोलते हैं 100 टीचर है, ये तो पता होना चाहिए वो टीचर कौन से सब्जेक्ट के थे। हाँ, तो वो आर्ट्स के टीचर होते, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, तो आपको समझ आता? आपको तो कौन सा टीचर चाहिए? केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री का ही टीचर चाहिए ना। यही बात वो है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी थ्रेशोल्ड ही चाहिए, या उससे कम से कम नहीं चलेगा। शीशा तोड़ने वाली एग्जांपल ले लो, वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं होगी। समझ में आ गया आपको? तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने? ओके, फॉर्मूला नोट करो पहले।